स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अरेस्ट कर लिया। कहा गया फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसका षड्यंत्र रचने वालों में से एक खालिद थे। उनको लेकर अब तक 21 व्यक्तियों को 21 पीपल को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार होने वाले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंटी सीएए एनआरसी एजिटेशन में बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था। जिन 21 राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अब तक अरेस्ट किया गया है उनमें से 19 मुसलमान हैं। क्या ये मात्र एक संयोग है या फिर एक प्लान का हिस्सा है जिसमें उनकी आइडेंटिटी या पहचान ही उनका जुल्म है? उमर खालिद का अरेस्ट भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत हुआ है। ये 53 या 53 साल पुराना कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले साल 2019 में दोबारा री इलेक्ट होके आने के बाद प्रायोरिटी बेसिस पर अमेंड कर और स्ट्रॉन्ग बनाया था। संशोधन के बाद यह कानून अपने मूल कैरेक्टर से और कठोर और बेरहम हो गया। खालिद की गिरफ्तारी के बाद 200 से ज्यादा विद्वान, फिल्म डायरेक्टर्स और लेखकों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है। उसमें लिखा गया है, वी कॉल ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फ्री उमर खालिद and all those falsely implicated and unjustly incarcerated for protesting against the CAA NRC. The arrested people are not terrorists and the police investigation into the Delhi riot is not an investigation. Instead, it is a premeditated witch hunt. आम जानकारी है, possibly the most provocative statement हम सब जानते हैं was made by the BJP leader कपिल मिश्रा, लेकिन उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुआ है। उन्हें हीरो के तौर पर यह सिस्टम या ये एस्टैब्लिशमेंट ट्रीट करता है। खैर, इस डिस्कोर्स के बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं बात करूंगा यूएपीए, हिंदुस्तान के सिक्योरिटी लॉज के फ्रेमवर्क और उसके हिस्ट्री और इवोल्यूशन, उस पर मैं एम्फेसिस डालूंगा। क्या कुछ बदल गया था पिछले साल के अमेंडमेंट के बाद? या यूं पूछिए, क्या एडिशनल पावर्स दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को? 2019 के अमेंडमेंट में दो मुख्य चेंजेस थी। पहला कि इट गेव ग्रेटर फ्रीडम टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू सिक्योर कंट्रोल ऑफ द केसेस दैट अदरवाइज फॉल इन द डोमेन ऑफ द पुलिस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। इस चेंज की वजह से हम लोगों का जो फेडरल कैरेक्टर है वो बुरी तरह से अंडरमाइन हुआ, क्योंकि पावर पूरी तरह से केंद्र के हाथ में चली गई। दूसरा परिवर्तन जो 2019 के अमेंडमेंट में हुआ वो हमारे डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के लिए ज्यादा फेटल है। इसी की वजह से उमर खालिद और बाकी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का अरेस्ट हो पा रहा है। दरअसल पिछले साल के अमेंडमेंट में सरकार को, सेंटर को पावर दिए गए टू डिक्लेयर एनी इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। इसके पहले
सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होते थे एज टेररिस्ट। बहुत वक्त से हिंदुस्तान में केंद्र सरकार के पास स्वीपिंग पावर्स होते हैं। वो चाहे तो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है और चार्जेस लगाए बगैर बहुत लंबे समय तक डिटेन करके रख सकती है। Every government swears in the name of democracy and condemns or blames its predecessors for having destroyed democratic rights, but ultimately ends up doing the same. हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी लॉज एक पर्सिस्टेंट लॉजिक पर आधारित हैं। इन कानूनों का इस्तेमाल ज्यादातर हमारे देश के ही अपने नागरिकों के खिलाफ होता है। ये नागरिक in most cases are either members of the minority community or are dissenters critical of the government of the day and its policies. कहने को तो कानून राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए हैं, परंतु वास्तव में नागरिकों के डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्टेल करते हैं ये कानून। The most undemocratic facet of these laws is that the onus of establishing innocence lies on the accused. जो accuse कर रहा है उस पे responsibility नहीं है to prove guilt. इस तरह से किसी पर भी आरोप लगाने से ही अपराध साबित हो जाता है, at least in the public eye. उमर खालिद या फिर बाकी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को इसी तरह से टेररिस्ट ऑलरेडी करार दिया गया है, एटलीस्ट इन पब्लिक परसेप्शन। सरकार ने अपना हक बना लिया है टू प्री जज एवरी इशू, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इसका ऐसे लंबा इतिहास है जो ब्रिटिश पीरियड तक जाता है। ये ड्रैकोनियन लॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन के फॉर्म में या फिर किसी के भी तथाकथित इरादे या सोच या फिर विश्वास या फिर उनकी थिंकिंग, उनकी कन्विक्शन, उनको क्रिमिनलाइज करते हैं। कहानी की शुरुआत दरअसल 1818 में होती है। बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन पहला कानून इंट्रोड्यूस हुआ था। The sole purpose was to detain anybody who was perceived to be against the interest of the British in the country. 1818 का रेगुलेशन ब्रिटिश हुकूमत के लिए अपने पॉलिटिकल ऑपोजिशन के खिलाफ बहुत इफेक्टिव टूल बन गया। ये 1927 तक स्टैट्यूट्स में एग्जिस्ट करता रहा। 1908 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट CLA एक्ट पास हुआ। अनलॉफुल एसोसिएशन को पहली बार परिभाषित किया गया और ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के लिए CLA का इस्तेमाल होने लगा। कहा गया बैंड ऑर्गेनाइजेशंस वर दोज दैट वर्कड against the country's freedom। लेकिन किससे आजादी, किससे फ्रीडम? अपने आप से, अपने हक मांगने के राइट से। CLA एक्ट अभी भी हमारे स्टैट्यूट बुक्स में एग्जिस्ट करता है। UAPA का एक तरह से ये फाउंडेशनल कानून है। अगर आप दोनों को, मेरा मतलब है एक तरफ CLA और दूसरे तरफ UAPA को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो कई क्लॉजेस और सेक्शंस आपको कॉमन दिखाई देंगे। Everyone is aware that overlapping laws is a common recurrence of all repressive regimes in the world। हिंदुस्तान में ऐसे कानूनों की कमी नहीं है। यह फिनोमिनन कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी के कार्यकाल में ये देखा गया है, कभी कम कभी ज्यादा। Misuse of power is directly proportional to the absence of belief and commitment to democratic rights and processes। 1915 में पहला
विश्व महायुद्ध शुरू हुआ। By virtue of being a British colony, Indians were sucked into a conflict that was not theirs. डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने इमरजेंसी क्रिमिनल लॉज का इस्तेमाल किया राष्ट्रवादी एक्टिविटीज को कंट्रोल या फिर कर्टेल करने के लिए। पहला महायुद्ध खत्म हो गया, परंतु कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स बिल ऑफ 1919 तुरंत इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको पॉपुलरली रोलेट बिल्स कहा जाता है। ब्रिटिश जज सर सिडनी रोलेट के नाम पर ये बिल्स रखे गए थे, वो इन्हीं को ड्राफ्ट किए थे। रोलेट बिल्स इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मार्च 1919 में पास हो गया। These bills authorize the British government to arrest anybody suspected of terrorist activity. It authorized the government to detain people for up to 2 years without trial. It empowered the police to search any place without a warrant and placed severe restrictions on the freedom of the press. With some alterations, कई सारे कंटेम्पररी कानून खासतौर से यूएपीए एक तरह से इसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अपने इरादों में रोलेट बिल्स और यूएपीए वाकई में खास तौर से 2019 के अमेंडमेंट के बाद उनमें बहुत ही सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेंगे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गांधी जी के लीडरशिप में जो असहयोग आंदोलन या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, उससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। 1920 के ट्रांसफॉर्मेटिव एजिटेशन की बुनियाद रोलेट सत्याग्रह में थी। उस अभियान के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट को रोलेट एक्ट को विड्रॉ या फिर आज के भाषा में बोले तो रोल बैक करना पड़ा था। अगर राष्ट्रीय आंदोलन को सरकार एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल स्ट्रगल मानती है तो क्या राइट टू डिसेंट को नकारा जा सकता है? अनफॉर्चुनेटली, इवन व्हाइल वायलेंट प्रोटेस्ट इन हिस्ट्री इज चैंपियन, पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट्स हैव फ्राउंड ऑन एजिटेशंस अगेंस्ट ऑफिशियल पॉलिसी। ये सोच अब ज्यादा व्यापक हो गया है। हालांकि ये मेंटालिटी अब ज्यादा एम्फेटिक हो गई है, लेकिन इसकी शुरुआत तो आजादी के ठीक बाद से ही हो गई थी। हिंदुस्तान का पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट फरवरी 1950 में संसद में पास हुआ था। इसको सरदार पटेल ने पर्सनली पायलट किया था लोकसभा में। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ए.के. गोपालन को इसके अंतर्गत अरेस्ट किया गया था। It was clear that the law was brought not to control what we can call as the ordinary disturbers of order and peace, but to contain political dissidents. ये एक विडंबना है। जिन नेताओं को आजादी के आंदोलन के दौरान प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रोविजंस की वजह से सबसे ज्यादा पर्सनली सफर करना पड़ा था, उन्होंने हमारे संविधान में इसको लेजिटिमेसी दी। हिंदुस्तान उन गिने चुने मुल्कों में से है whose constitution allows for preventive detention even during peace time. पीडीए यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट तो पास इसलिए किया गया था क्योंकि पार्टीशन के बाद सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये लॉ बुक्स में 1969 तक कंटिन्यू करता रहा। और बड़ी बात यह है कि ये 1969 में जब हटाया गया तो इसको तुरंत यूएपीए से रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद से यूएपीए को प्रोग्रेसिवली अनडेमोक्रेटिक और कठोर बनाया गया। इसमें संशोधन
2019 के पहले यूपीए के सरकार के टेन्योर में 2004, 2008 और 2012 में हुआ था। हर ओकेशन में नए प्रोविजंस ऐड हुए थे। भागीदारी भले ही सबकी हो, कानून का परमानेंस मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा उस समय की वर्तमान सरकार की होती है। हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस कार्यक्रम को और न्यूज क्लिक के तमाम सारे प्रोग्राम्स को आप लोग